वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार के पार्ट 2 में आज हम व्यंजन वर्णों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड किए जाएं उन सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा व्यंजन वर्ण। सबसे पहले तो हम व्यंजन की परिभाषा देखते हैं कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर उदर से निकली हुई श्वास वायु किसी संघर्ष के बाद मुख से निकलती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यहाँ पर उदर का मतलब हमारा पेट है। जब हमारे पेट से निकली हुई श्वास वायु किसी न किसी संघर्ष के बाद में या फिर किसी न किसी भाग के मुख के किसी न किसी भाग को छू कर के बाहर निकलती है और उनसे जिन वर्णों का उच्चारण होता है वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। व्यंजन वर्णों का अपना स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, ये स्वरों की सहायता से ही बोले जा सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कै, ख, ग, घ, जब हम ये लिखते हैं तो इनमें ए को शामिल करते हैं। तो यहाँ पर ए को शामिल करने का कारण ये है कि हम इनका अच्छी तरह से उच्चारण कर सकें। व्यंजनों की कुल संख्या मूलतः 33 होती है। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक नंबर है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। ये 5 वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं जो कि स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजनों में क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ और म ये वर्ण आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों की। जिन वर्णों को बोलने पर श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। और अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। ये यहाँ पर हिंदी भाषा के अनुसार य, र, ल, व का सही क्रम है, जबकि संस्कृत भाषा में इनका क्रम य, व, र, ल होता है। ये बहुत बार परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा जा चुका है, तो आपको इस सीक्वेंस को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजनों की। ऊष्म व्यंजनों का दूसरा नाम संघर्षी व्यंजन भी है। जिन वर्णों को बोलने पर मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, ऐसे वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और ऊष्म वर्णों की संख्या भी 4 ही होती है। ये ऊष्म वर्ण हैं श, श, स, है। अब आगे बात करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की। व्यंजनों को 2 आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक नंबर आधार है उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा आधार है प्रयत्न के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन निम्न प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कंठ से उच्चरित होने वाले वर्णों की। कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ, है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके अलावा ए का उच्चारण स्थान और आ का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होता है। इसके बाद आगे बात करते हैं
तालु उच्चारण स्थान वाले वर्णों की। तालु उच्चारण स्थान वाले वर्ण हैं च वर्ग, च, छ, ज, झ, य और श। ये वर्ण व्यंजन वर्ण तालु से बोले जाते हैं। इसके अलावा ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान भी तालु ही है। इसके बाद में हम बात करते हैं मूर्धा की। मूर्धा में ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। साथ ही में री का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है। आगे बात करते हैं दंत्य वर्णों की। दंत्य वर्णों में त, थ, द, ध, न, ल और स ये वर्ण दंत्य वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दांतों की सहायता से होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ओष्ठ की। ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये ओष्ठों की सहायता से बोले जाते हैं, इस कारण से इनको ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। इसके अलावा उ और उ यानी कि उ और बड़े उ का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ ही है। व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है, इस कारण से व को हम दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। इसके अलावा ए प्लस ई को मिला करके ए बनता है। इसका मतलब ए और ई इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा वही उच्चारण स्थान ए वर्ण का होगा। अब यहाँ पर ए का उच्चारण स्थान है यहाँ पर कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु। इस कारण से ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। ए प्लस उ को मिलाने से ओ बनता है। ए प्लस उ को मिलाने से ओ बनता है। ए का उच्चारण स्थान यहाँ पर कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इस कारण से ओ का उच्चारण स्थान यहाँ पर कंठोष्ठ माना जाएगा। आगे हम बात करते हैं वर्ज्य व्यंजनों की। वर्ज्य का मतलब मसूड़े से उच्चारित होने वाले वर्णों से है। ऊपर के दांतों और मसूड़ों के संधि स्थल से थोड़ा ऊपर का भाग वर्ज्य कहलाता है। वर्ज्य वर्ण है न, से और ल। न, से और ल ये वर्ण वर्ज्य व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जय के नीचे यदि हम यहाँ पर एक बिंदी लगा दें तो ये वर्ण भी वर्ज्य व्यंजनों की श्रेणी में आएगा। अब आगे बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों की। वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से किया जाने वाला यत्न प्रयत्न कहलाता है और यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न की बात करते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न वर्णों का उच्चारण करते समय प्रारंभ में जो प्रयत्न किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को हम अभी ऊपर पहले पढ़ चुके हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या होती है 25। इनमें हमारे पांचों वर्ग आ जाते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजनों का दूसरा नाम द्विगुणित ताड़नजात व्यंजन भी है। बहुत बार परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा जा चुका है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं या फिर ताड़नजात व्यंजन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हम इनकी परिभाषा देखते हैं। इन वर्णों को बोलने पर जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे की ओर गिरती है। ऐसे वर्ण उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं और ये उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ होते हैं। ड और ढ ये उत्क्षिप्त व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। अब आगे बात करते हैं लुंठित वर्णों की। लुंठित वर्ण ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ के ऊपर से लटकती हुई ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय वायु जीभ के ऊपर से लटकती हुई बाहर गिरती है उसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर र। जब हम र बोलते हैं तो हमारी जीभ के ऊपर से वायु निकलती हुई एक साथ जीभ नीचे गिरती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं
कि जब र बोलते हैं तो हमारी जीभ कंपन करती हुई नीचे गिरती है। इस कारण से र को हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्विक वर्ण, जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के दोनों बगल से बाहर निकलती है, जिह्वा के दोनों बगल से होकर के बाहर निकलती है, वह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। उदाहरण ल को हम पार्श्विक वर्ण की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन की, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के सदृश होता है, यानी कि स्वरों के जैसा होता है, ऐसे व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। जैसे य और वह को हम अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु कुछ घर्षण के साथ बाहर निकलती है, ऐसे वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च, छ, ज और झ, ये वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। आगे बात करते हैं अनुनासिक व्यंजनों की या फिर नासिक्य वर्णों की। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख तथा नाक दोनों से बाहर निकले, ऐसे वर्ण अनुनासिक वर्ण या फिर नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे आपके सामने उदाहरण है घ, य, न और म, यानी कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण नासिक्य वर्ण कहलाता है। संघर्षी वर्णों को हम ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। ऊष्म वर्णों की संख्या 4 होती है, श, श और है। दोस्तों अब बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। वर्णों के उच्चारण के अंत में होने वाला प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से आधार पर? सबसे पहला है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अघोष वर्ण। अघोष वर्णों में क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ, यानी कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष वर्णों की श्रेणी में आते हैं, जबकि शेष बचे हुए वर्ण तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष या घोष वर्णों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा श, श और स ये वर्ण भी अघोष वर्णों की श्रेणी में आते हैं, जबकि य, र, ल, व और ह ये वर्ण घोष वर्णों की श्रेणी में आते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, अघोष और घोष वर्ण कौन कौन से हैं। अघोष वर्णों में प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर। इसके अलावा ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? श, स ये वर्ण अघोष वर्णों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये घोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा य, र, ल, व और ह ये भी घोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं घोष या सघोष वर्ण। श्वास में वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन। इस आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पांचवा वर्ण आते हैं। इसके अलावा शेष जो बच गए दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा य, र, ल, व को हम अल्प प्राण के अंतर्गत रखेंगे, जबकि स और ह को हम महाप्राण के अंतर्गत रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें और हैं। सारे स्वर सघोष होते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम सभी स्वरों को
सघोष की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अलावा सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। इम्पोर्टेंट बात, सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं और सारे ही स्वर सघोष भी होते हैं। ऊष्म व्यंजनों में है सघोष होता है और सारे ऊष्म व्यंजन अघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, रे, ले, व, ये वर्ण भी सघोष वर्णों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, ये था हमारा वर्ण विचार का टॉपिक। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम व्याकरण से संबंधित बहुत मुख्य मुख्य टॉपिक से शुरू करने जा रहे हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पर जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएं उन सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।